हेलो एवरीवन। टीचिंग संस्था में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये प्रैक्टिस सेट सीडीपी का तीसरा सेट है। इसके पहले मैंने चौथा सेट है। इसके पहले मैंने 3 सेट आपको करवा दिया, ठीक है ना। 3 सेट करवा दिया। अगर आपने नहीं किया है, देखा है उसे, तो आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। या फिर मैं उसकी वीडियो की जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। इसके पहले मैंने एसएसटी की करवाई थी, तो वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है हमारा, मानो अपने पूरे जीवन काल के, एक मिनट, पेन को मैं मानो अपने पूरे जीवन काल के दौरान गत्यात्मक और संज्ञानात्मक क्षेत्रों में नई चीज़ें सीखने और स्मरण रखने के योग्य है, ठीक है। क्योंकि कथन है, इसका दूसरा कथन है, ये बात तो सही है। दूसरा कथन है इसमें, एक गंभीर रूप से पीड़ित बचपन के परिणामों को बाद के वर्षों में आसानी से बदला जा सकता है। क्या ये बात सही है? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, पहला ऑप्शन तो सही है, लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है यानी कथन है वो आपका गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चे का विकास एक सीधा पथ नहीं है, यानी बच्चे का जो विकास होता है वो एक सीधी तरीके से नहीं होता। यह आगे बढ़ता है, फिर पीछे मुड़ता है, फिर आगे बढ़ता है, ठीक है। उपरोक्त वाक्य विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? एक रूपता का सिद्धांत, चक्रीय बढ़ोतरी, या एक दिशाई विकास, या फिर विकास की सततहीनता। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका चक्रीय बढ़ोतरी हो जाएगा, ठीक है ना। स्पाइरकल जो आपका होता है, स्पाइरल एडवांसमेंट हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका, बहुत से अभिभावकों ने लोकप्रिय कार्टून शो शिनचैन पर प्रतिबंध लगाने की मांग रखी। यानी जो शिनचैन शो आता था पहले कार्टून, उस पर जो है रोक लगाने के लिए बहुत सारे पेरेंट्स ने क्या किया था, जो है मांग रखी थी। उनके बच्चे इस शो के मुख्य पात्र के अनुशासनहीन व्यवहार की नकल करने लगे थे। यह बच्चों के समाजीकरण पर कैसा प्रभाव डाल रहा था? तो एक मीडिया प्रभाव डाल रहा था, ठीक है ना। बच्चे उनकी नकल करने लगे थे, तो इससे क्या है, बच्चे के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ रहा था। तो ये एक मीडिया प्रभाव था, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षण के विषय में कौन सा विकल्प सही है? प्रगतिशील जो है शिक्षण के लिए कहा जा रहा है। इसमें भाषण विधि और छात्रों की योग्यता, अंकों के आधार पर समूह बनाना, अंकों के आधार पर हमें डिस्क्राइब नहीं करना बच्चों को। इसमें व्यक्तिगत शिक्षण, वर्षांत परीक्षा और अंक आधार पर छात्रों को रैंक देना गलत बात है। इसमें प्रयोगात्मक शिक्षण तथा विविध विधियों से मूल्यांकन और आकलन शामिल करना, या फिर इसमें अभिक्रमित अनुदेशन और प्रोत्साहन के लिए उपयोग दंड और पुरस्कार से सम्मिलित करना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सी और डी का, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे दंड की बात की जाए और दंड के लिए हम निगेटिव रखते हैं, ठीक है ना। तो मूल्यांकन या फिर आकलन शामिल है, ये ऑप्शन आपका पॉजिटिव है और ये सही हो जाएगा। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं मैं स्लाइड को। अगला प्रश्न है, पियाजे ने विकासात्मक अवस्था को किस क्रम में प्रतिपादित किया है? तो पियाजे ने विकासात्मक अवस्था को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, नो। तो सबसे पहले तो उन्होंने क्या दिया था, संवेदी गामक अवस्था, उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसके बाद तीसरे नंबर पे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फिर आपका आता है लास्ट में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें जो है, जो संवेदी गामक वाला है, ये आपका 0 से 2 वर्ष का है। पूर्व वाला आपका आ जाता है पूर्व संक्रियात्मक, ये 2 वर्ष से 7 वर्ष का है। मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष का, और औपचारिक जो संक्रियात्मक है ये 11 वर्ष से ऊपर के जो बच्चे होते हैं, ठीक है ना, उनका एज है। ओके, तो इतने जो है एज में पियाजे ने डिवाइड किया था, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, देखिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा ना, मैंने आपको बताया यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। जो भी मैंने बताया वो सारी चीज़ें आपके इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक है ना।
एक बार पढ़ लेंगे आप, मैं PDF आपको प्रोवाइड कर दूँगी टेलीग्राम पे। ओके। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रश्न को केवल औपचारिक संज्ञानात्मक स्तर के ही बच्चे हल कर पाएंगे? तो औपचारिक संज्ञानात्मक बच्चे, ठीक है ना, यानी जो 11 साल के बच्चे, केवल 11 साल के बच्चों के ऊपर के बच्चों की बात हो रही है, ठीक है ना, तो वो ही ये सॉल्व कर पाएंगे पियाजे के अनुसार। रौनक ने कुछ चॉकलेट खाई, उसकी बहन ने उससे 2 गुना चॉकलेट खाई, कुल मिलाकर दोनों ने चॉकलेट खाई, प्रत्येक ने कुल कितनी चॉकलेट खाई? तो ये गणना करने वाली बात तो बच्चे के अंदर आ जाती है 7 से 11 जो एज होता है उसमें ही, ठीक है ना। फिर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये आपका ऑप्शन बी, ए तुलना रूप से बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, ए सी का संबंध, ये आपका जो है ये एक औपचारिक स्थिति का बच्चा ही कर सकता है, स्तर का बच्चा ही कर सकता है। और ये जो ऑप्शन है ये तो जो है 7 से 11 साल का बच्चा भी कर सकता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है? तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो सोशल इंटरेक्शन है, सामाजिक अंतःक्रिया, ये जो है बच्चों के लिए ज़्यादा प्रभावित होती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन और भी दिया है इसीलिए, तो यहाँ सांस्कृतिक उपकरण भी हो जाएगा आपका, ठीक है ना, सांस्कृतिक उपकरण भी हो जाएगा और आपका लैंग्वेज भी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जब कोई अध्यापक छात्र के वर्तमान प्रदर्शन स्तर के अनुसार उसे दिए जाने वाली सहायता में समायोजन करता है तो यह स्थिति क्या कहलाती है? तो ये स्थिति पाड़ या इसके फोल्डिंग कहलाती है। मैंने कल भी ये क्वेश्चन जो है करवाया था, लेकिन उसमें इसका जो क्वेश्चन का जो पैटर्न था वो अलग था, थोड़ा सा चेंज था लैंग्वेज में। मैंने पाड़ के बारे में बताया था कि पाड़ या इसके फोल्डिंग होता क्या है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार पाड़ या इसके फोल्डिंग का मतलब है कि बच्चा जब अधिगम कर रहा हो उस टाइम पे बच्चा किसी भी जगह पे अगर वो अटक जाता है पढ़ते पढ़ते, अधिगम करते करते, तो एक टीचर का कर्तव्य होता है कि उसको पूरी तरीके से सॉल्व नहीं करेगा, बल्कि बच्चे को एक इशारा देगा, एक हेल्प करेगा, ठीक है ना, बाकी सॉल्यूशन बच्चा खुद करेगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक सहारा देना एक पाड़ कहलाता है, इसके फोल्डिंग कहलाता है टीचर का, ठीक है ना। टीचर सिर्फ बच्चे को सहारा दे सकता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, इसके फोल्डिंग होता है, ठीक है। यहाँ पे ये बात आपको समझ में आ गई, आई होप। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों के नैतिक विकास के तीसरे स्तर पर आरंभिक संबंधों को बनाए हुए होता है। स्वर्णिम नियम वाले स्तर को कहा गया है। तो जो स्वर्णिम नियम वाले जो स्तर होते हैं उसे क्या कहा गया है? बच्चा दूसरों को प्रसन्न रखना और उनकी सहायता करना चाहता है, ठीक है, ऐसा है क्या? इसमें बच्चा समझता है कि सामाजिक व्यवस्था अपने कर्तव्य पालन पर आश्रित है, उसे बनाए रखता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे अगर कहना है तो तीसरे स्तर की बात हो रही है और इसमें बच्चा दूसरों को प्रसन्न रखना और उनकी सहायता करना चाहता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका, हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से क्या प्रस्तावित किया है? तो हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के बारे में बुद्धि एक उपयोगी लक्ष्य निर्भर क्रिया है, या फिर बुद्धि 7 बुद्धियों का अनुक्रमिक नियोग है, या बुद्धि एक वर्गीय क्षमता है जिसे जी से अंकित किया जाता है, या बुद्धि के अंतर्गत कई अलग अलग मानवीय क्षमताएं आती हैं। तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार यही है कि जो बुद्धि है ह्यूमन की वो मल्टीपल होती है, ठीक है, अलग अलग तरीके से जो है इंसान सोच सकता है, ठीक है ना, काइंड्स ऑफ ह्यूमन एबिलिटीज़। ओके, अगला प्रश्न है आपका, ये है उनके हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार ये संबंधित योग्यताएं हैं, इसे ध्यान में आप रख लीजिएगा, इसे पढ़ लीजिएगा एक बार से, ठीक है ना। फ्रेम ऑफ बुद्धि ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एक बार इसे मैं पढ़ देती हूँ। दृश्य स्थानिक या आकाशीय योग्यता विजुअल का होता है। शाब्दिक भाषा या संबंधी योग्यता तार्किक गणित
संबंधी योग्यता होती है बुद्धि, शारीरिक क्रियात्मक योग्यता, संगीतात्मक योग्यता, अंतःवैयक्तिक या पारस्परिक योग्यता, अंतरावैयक्तिक योग्यता, प्राकृतिक योग्यता और अस्तित्ववादी योग्यता। ये सारे के सारे यहाँ से आपके प्रश्न बनते इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, बहुत से टेलीविज़न विज्ञापनों में पुरुष महिलाओं के उनके रूढ़िवादी भूमिकाओं में दर्शाते हैं। एक अध्यापिका को अपनी कक्षा में इस विषय पर किस प्रकार चर्चा करना चाहिए? तो यहाँ पे अगर बात करूँ मैं, तो वह उन्हें विज्ञापनों में दिए गए वक्तव्य को उनके ज्यों का त्यों पेश कर दें, नहीं, ठीक है ना, फेस वैल्यू पर स्वीकार करने को प्रोत्साहित कर, ऐसा नहीं है। वह उन्हें इन विशेषज्ञों को आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषण कर किसी तार्किक निर्णय पर पहुँचने के लिए, ठीक है ना, किसी तार्किक निर्णय पर पहुँचने के लिए प्रोत्साहित करें। या फिर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो उन्हें विज्ञापन के लिए दिए तथ्य निर्णय प्रोत्साहित करें। ये ऑप्शन आपके क्या करेंगे, गलत हो जाएंगे। ऑप्शन बी आपका पॉजिटिव आंसर दे रहा है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, जहाँ तक भाषा का संबंध है, किसने कहा विचार पहले आता है, भाषा बाद में? तो ये जीन पियाजे ने कहा था कि जो विचार है वो पहले आता है और भाषा क्या है वो बाद में आता है। लेकिन इसी के उल्टा जो वाइगोत्स्की हैं, लेव वाइगोत्स्की ने कहा कि जो भाषा है वो पहले आता है और विचार क्या होता है, ये बाद में आता है। तो यहाँ पे दोनों की बात जो है, इसमें अगर विचार पूछेगा कि विचार पहले किसने दिया, विचार आता है फिर भाषा आता है, तो ये जीन पियाजे का है। लेकिन भाषा पहले आता है, विचार बाद में आता है, ये लेव वाइगोत्स्की का है। ये ध्यान में आप रखेंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रस्तावित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? और नहीं पूछा तो नेगेटिव पे ही जाना है हमें। मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों और योजनाओं जैसे कि समूह कार्य और भूमिका निर्वहन का प्रस्ताव रखती है। दूसरा है आपका NEP 2020 रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर परिवर्तन करता है, प्रस्ताव रखती है। या फिर आपका NEP 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षक द्वारा किए गए आकलन से अलग आकलन के अन्य मार्गों जैसे कि स्व आकलन तथा समूह आकलन को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। और फिर आपका है प्रस्ताव NEP 2020 प्रस्ताव रखती है कि छात्रों के उन्नति पत्र में उनके संज्ञानात्मक भावात्मक आयामों की प्रगति सम्मिलित होती है, तो 2 होनी चाहिए। तो ये तो बात सही है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन आपने बी पढ़ा था, ठीक है ना, कि योगात्मक मूल्यांकन की ओर परिवर्तन प्रस्ताव रखती है, तो ये बात इनकी गलत हो जाएगी, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, क्या किसी कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थी मेधावी और औसत जैसी शब्दावली विद्यार्थियों का उल्लेख करने के लिए प्रयोग में लानी चाहिए? जी हाँ, ये क्या सही है? ये बात क्या सही है, आप बताइए खुद ही। अगर आपको कोई ऐसे बोले तो क्या आपको बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा? उस हिसाब से आप सोचेंगे तो आंसर दे पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे देखिए जी नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना। ये शब्दावलियाँ विद्यार्थियों की योग्यता के आधार पर उनका नामीकरण करती है और समावेशी नहीं होती है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और मैं आज सिर्फ 20 क्वेश्चन ही रखती हूँ, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, एक अध्यापिका को अपने कक्ष में किन विभिन्नताओं को सम्मान देना चाहिए और सम्मिलित करना चाहिए? तो सोशल कल्चर को, ठीक है ना, जो सामाजिक संस्कृति है इसको जो है सम्मान देना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, मूर्ति कक्षा 4 का विद्यार्थी है, पठन के संदर्भ में वह केवल उतना ही पढ़ पाता है जितना किसी कक्षा 1 के विद्यार्थी का स्तर होता है। मूर्ति को ध्वनि का मिलान करने, शब्दों की वर्तनी तथा पठन में भी कठिनाई आती है। तो मूर्ति किन कारणों को या लक्षणों को प्रदर्शित कर रहा है? तो जब पढ़ने की क्षमता अगर ना होती है, ठीक है ना, पढ़ने में अगर कठिनाई आती है तो वो आपका डिसलेक्सिया हो जाता है, पठन वैकल्य हो जाता है। अगर गणित की अगर बात आती है, गणित कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है तो ये आपका डिसकैलकुलिया हो जाएगा, यानी गुणज वैकल्य हो जाएगा। लिखने में दिक्कत आती है तो आपका लेखन वैकल्य हो जाएगा।
ठीक है ना, ये ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ऑप्शन, डिसलेक्सिया हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों की पहचान कैसे कर सकती है। तो एक शिक्षिका जो होती है वो अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों की पहचान मौलिक सोच के आधार पर कर सकती है कि वो कैसे सोच रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यवहार किसके लक्षण है। आवेगशीलता, कम समय तक ध्यान केंद्रित कर पाना, व्यग्रता, बहुत देर तक बैठने की अक्षमता। तो ये आपका हो जाएगा अवधान न्यूनता, अति क्रियाशीलता, विकार। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशन के अनुकूलन नहीं है। लचीले समूहों का गठन ये है, लेकिन यहाँ पे योग्यता आधारित समूहीकरण करना ये गलत बात है और यही सही नहीं है। लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक मेधावी बच्चे की विशेषता नहीं है। उच्च स्तर का समर्पित भाव, स्वतंत्र रूप से काम करने में प्राथमिकता होती है। एक ही काम को अनेक बार दोहराने की व्याकुलता। तो एक ही काम को अनेक बार दोहराने की व्याकुलता एक मेधावी शिक्षक जो छात्र होता है उसमें नहीं होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है ना, कैसा लगा क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी ही क्लास आपको डेली मिलती रहे टाइम से। ये 12 बजे क्लास डेली आपको मिलती है। और अभी तक आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो कर लीजिएगा। ठीक है ना, और अपने साथियों को शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये क्लास पहुँचे और उनको भी फ़ायदा हो। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।